तो इस वीडियो में सेंट्रल ऑर्बिट के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने टॉपिक्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले जो डेफिनेशन आती है दैट इज सेंट्रल फोर्स, अ फोर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। एक ऐसा फोर्स जिसका लाइन ऑफ एक्शन मींस जिस लाइन के अलोंग फोर्स एक्ट कर रहा है दैट ऑलवेज पासेस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर फोर्स जो एक्ट कर रहा है उसकी लाइन ऑफ एक्शन हमेशा पास करे तो ऐसे फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। और उस फिक्स्ड पॉइंट को जहां से कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पास कर रहे हैं तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ फोर्स। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट जो डेफिनेशन करनी है सेंट्रल ऑर्बिट। व्हाट इज अ सेंट्रल ऑर्बिट? The path described by a particle moving in a plane under the action of force which is always directed toward a fixed point in the plane is called the central orbit. तो एक ऐसा पाथ जो पार्टिकल जब डिस्क्राइब करता है अगेन मूविंग इन द प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड अ फिक्स्ड पॉइंट। और हम ये बोल सकते हैं कि अगर जो पाथ है मींस जो भी पार्टिकल पाथ डिस्क्राइब करता है दैट इज अंडर द एक्शन ऑफ सेंट्रल फोर्स। तो सेंट्रल फोर्स के अंडर अगर पार्टिकल जो है वो कोई पाथ डिस्क्राइब कर रहा है तो ऐसे पाथ को हम बोलते हैं सेंट्रल ऑर्बिट। तो नेक्स्ट जो है हम इसकी डेफिनेशन इसकी एक थ्योरम करते हैं। सेंट्रल ऑर्बिट इज ऑलवेज अ प्लेन कर्व। तो हमें जो थ्योरम करनी है दैट इज सेंट्रल ऑर्बिट इज ऑलवेज अ प्लेन कर्व। तो उसके लिए हमने स्टार्ट किया लेट ओ इज द फिक्स पॉइंट ऑफ द सेंट्रल फोर्स। हमने यहाँ से इसे ही ओरिजिन सपोज किया। ओ एक्स जो है वो हमने फिक्स स्ट्रेट लाइन ली टू द पॉइंट ओ, टेक इट एज द इनिशियल लाइन। सो ओ एक्स लाइन को मैंने स्टार्टिंग लाइन लिया। पी जो है वो पोजीशन ऑफ पार्टिकल है मूविंग इन द सेंट्रल ऑर्बिट। एंड अगर हम चेक करें कि हमेशा ओ के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है हम एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ओपी डिस्टेंस है ये हमने आर लिया। अब क्योंकि पार्टिकल जो है वो सेंट्रल फोर्स के अंडर मूव कर रहा है देयरफॉर द ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एट पी इज अलोंग द लाइन ओपी और पीओ। तो क्योंकि हम सेंट्रल फोर्स की बात कर रहे हैं हमने अभी डेफिनेशन में चेक किया कि सेंट्रल फोर्स जो होता है वो एक फिक्स पॉइंट के थ्रू उसकी लाइन ऑफ एक्शन जो है वो पास करता है। तो अगर हम सेंट्रल फोर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे तो फोर्स जो होगा वो इसी लाइन के अलोंग होगा, या तो ओपी लाइन होगी या पीओ। मीन्स डायरेक्शन का सिर्फ फर्क होगा, या तो ओ से पी तक जाएगा फोर्स या फिर पी से ओ तक जाएगा, लेकिन अलोंग जो एक्ट करेगा वो इसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगा बिकॉज हम सेंट्रल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हिंस द एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू ओपी। तो अगर हम आर वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेते हैं और उसका अगर हम 2 टाइम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या बन जाती है, एक्सेलरेशन बन जाती है। तो एक्सेलरेशन जो है वो किसके पैरेलल है, दैट इज द पैरेलल टू लाइन ओपी वेक्टर। तो क्योंकि हम सेंट्रल फोर्स की बात करें और हमने अभी बोला कि ओपी वेक्टर के अलोंग फोर्स एक्ट करेगा या फिर पीओ वेक्टर के, तो उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगी बिकॉज फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो जहां पर फोर्स की डायरेक्शन होगी वहीं पर ही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। तो अब दो वेक्टर्स हमारे पैरेलल हैं। ये वेक्टर थ्योरी से रिजल्ट आता है कि अगर दो नॉन जीरो वेक्टर जो है वो पैरेलल है तो मींस उसका जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो हमारे पास क्या होगा, जीरो वेक्टर होगा। मैंने जीरो वेक्टर पुट किया, ओपी वेक्टर की वैल्यू लिखी, दिस इज आर वेक्टर। अब हमें पता है कि दो सेम वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो जीरो होता है। तो मैंने यहाँ पे एक टर्म ऐड किया ताकि हम अपने एक्सप्रेशन तक जा पाए। तो ये जो टर्म है ये हमने ऐड किया dr बाई डी टी क्रॉस dr बाई डी टी। मीन्स जीरो वेक्टर मैंने बेसिकली ऐड किया कि सेम वेक्टर का उसके साथ अगर हम क्रॉस लेते हैं तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो जीरो आता है। तो ये टर्म मैंने एज इट इज लिखी जो कि जीरो वेक्टर के कॉरेस्पॉन्डिंग है। तो अगर हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करें, इन दोनों टर्म्स को कंबाइन करके हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इसका डेरिवेटिव लेके वापस चेक करें, फर्स्ट का डेरिवेटिव क्रॉस में आर एज इट इज मीन्स इससे फर्स्ट टर्म आ जाएगी, प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव इससे सेकेंड टर्म आ जाएगी। तो दैट मीन्स अगर हम इस डेरिवेटिव को सॉल्व करेंगे तो हमें ये दोनों टर्म्स मिल जाएंगे। इसीलिए मैंने जो एक्स्ट्रा टर्म है ये ऐड करी थी और एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं आया था बिकॉज ये जो है टर्म वो जीरो है। तो उसके बाद अब किसी टर्म का डेरिवेटिव जीरो हो रहा है तो इटसेल्फ वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वेक्टर हो जाएगा। मैंने इसे एच वेक्टर से रिप्रेजेंट किया। एंड अगेन हमने ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है वेक्टर में कि अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में दो वेक्टर सेम है तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो यहाँ पर अगर हमारे पास यहाँ पे आर वेक्टर और ये आर वेक्टर ये सेम है,
इसलिए जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो 0 लिखा। नेक्स्ट स्टेप में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखा, दैट इज ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ए डॉट बी क्रॉस सी हमारा 0 हो जाएगा। और अभी हमने ये जो डी आर बाई डी टी क्रॉस आर वेक्टर है इसे एच वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, दैट मीन्स आर डॉट एच वेक्टर जो है वो हमारे पास 0 हो जाएगा। एंड अगेन ये वेक्टर थ्योरी से रिजल्ट आता है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट दो नॉन जीरो वेक्टर का अगर 0 है, दैट मीन्स वो वेक्टर्स जो है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इससे क्या प्रूव हो गया, आर वेक्टर क्या था, रेडियस वेक्टर था। तो आर वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू अ फिक्स डायरेक्शन, ये एक कांस्टेंट वेक्टर है एंड हेंस लाइज इन द प्लेन। तो हमेशा वो एक रेडियस वेक्टर जो है वो हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है, यानी वो एक प्लेन में लाई करेगा, बिकॉज प्लेन में हम एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे और उसके परपेंडिकुलर कोई फिक्स डायरेक्शन होगी, क्योंकि अगर हम स्पेस में मूव करेंगे तो डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। फिक्स डायरेक्शन है क्योंकि कांस्टेंट वेक्टर है, दैट मीन्स ये जो वेक्टर है वो कहाँ पर लाई करेगा, इन द प्लेन। तो इसमें हमने ये प्रूव किया कि जो सेंट्रल ऑर्बिट है दैट इज अ प्लेन कर्व। तो सेंट्रल ऑर्बिट जो है वो प्लेन कर्व है, ये इस एक्सप्रेशन से प्रूव हो। तो अब इसमें हमने नेक्स्ट जो डिस्कस करना है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आगे की न्यूमेरिकल्स में और टॉपिक्स में भी यूज होगी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमें सेंट्रल ऑर्बिट की डिराइव करनी है, हमने इसे पोलर फॉर्म में डिराइव करना है। पोलर फॉर्म मीन्स हमारे पास आर और थीटा जो होते हैं वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। हमने सपोज किया कि O इज द ओरिजिन, OX इज द इनिशियल लाइन, लेट एट एनी टाइम पार्टिकल इज एट द पॉइंट P एंड P के कोऑर्डिनेट्स मैंने R थीटा लिए हैं बिकॉज मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में काम कर रही हूँ। अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स लेती हूँ यहाँ पे तो यहाँ पे मैं एक्स वाई लेती हूँ। तो R वेक्टर जो है वो मैंने लिया OP वेक्टर को। लेट M इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड F इज द सेंट्रल फोर्स पर यूनिट मास एक्टिंग ऑन इट डायरेक्टेड टुवर्ड O। तो यहाँ पे जो हमने फोर्स लिया है F वेक्टर वो PO डायरेक्शन में लिया है और दैट इज द सेंट्रल फोर्स पर यूनिट मास। तो कैपिटल F जो है वो सेंट्रल फोर्स पर यूनिट मास को रिप्रेजेंट करता है, M जो है वो मास ऑफ द पार्टिकल है। तो एक्सेलरेशन जो है दैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द पोल O। पोल मींस ये जो O पॉइंट है हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में ओरिजिन को पोल भी बोल देते हैं। तो एक्सेलरेशन जो होगी वो हमेशा किस डायरेक्शन में होगी, जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स होगा, मींस दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, मींस टुवर्ड्स द पॉइंट O। Therefore, the particle has only radial acceleration। ये डायनामिक्स के स्टार्टिंग के चैप्टर्स में आता है कि एक्सेलरेशन जो रेडियस के लॉन्ग एक्ट करती है दैट इज द रेडियल एक्सेलरेशन, एंड जो रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करती है दैट इज द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर क्योंकि अभी हमने चेक किया कि जो एक्सेलरेशन अलोंग द रेडियस होगी, यानी सिर्फ इस एक्सप्रेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग रेडियल एक्सेलरेशन आएगी, जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने आगे चेक करना है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग द रेडियल डायरेक्शन, सो ये जो है हमारे पास दिस इज अ फॉर्मूला फॉर रेडियल एक्सेलरेशन। तो मास इनटू में दिस इज द एक्सेलरेशन, बेसिकली जो ये ब्रैकेट में लिखा है दिस इज द रेडियल एक्सेलरेशन, जिसका फॉर्मूला हम चेक कर सकते हैं स्टार्टिंग के चैप्टर्स में। तो मास इनटू एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारा फोर्स होता है। अब यहाँ पे हमें ध्यान से चेक करना है कि जो कैपिटल F है, कैपिटल F फोर्स नहीं है, दैट इज फोर्स पर यूनिट मास। तो अगर हमें इसे फोर्स बनाना है तो हमें इसे मास से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर mf है। तो ये जो mf है ये फोर्स ही है, क्योंकि जो कैपिटल F है दैट इज फोर्स अपॉन मास, फोर्स पर यूनिट मास है। तो मास को हमने साथ में मल्टीप्लाई किया सो दैट ये जो mf जो है वो हमारे पास कंप्लीट एक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नेगेटिव साइन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रेडियल एक्सेलरेशन जो है वो इस डायरेक्शन में, मीन्स P से O की डायरेक्शन में है, मीन्स जिस डायरेक्शन में रेडियस डिक्रीज कर रही है, P से लेके O तक जाने में रेडियस डिक्रीज करेगी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, नेगेटिव साइन। तो नेक्स्ट स्टेप में m दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। एंड जैसा मैंने भी बोला कि जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है दैट इज द एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो रेडियस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, एंड इस एक्सप्रेशन में जो ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पर ये जो जो ये हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन है उसका एक्सप्रेशन जो है, जैसे अब यहाँ पे भी मास इनटू में ये जो है हमारी दिस इज द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो मास इनटू ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो रेडियस के अलोंग जो
एक्सेलरेशन थी वो ये वाला एक्सप्रेशन था जो ब्रैकेट में लिखा है, मींस रेडियल एक्सेलरेशन थी। एंड यहाँ पर जो m के साथ लिखा है दैट इज द ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो यहाँ से अगेन d बाई डी टी मीन्स इस टर्म का जो डेरिवेटिव है वो 0 हो गया, यानी इटसेल्फ ये क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, मींस r स्क्वायर d थीटा बाई डी टी जो है वो एक कांस्टेंट हो जाएगा। अब r को हमने पुट किया यहाँ पे 1/u, विद रिस्पेक्ट टू t इसका डेरिवेटिव लिया, राइट हैंड साइड में भी उसी अकॉर्डिंग हमने सॉल्व किया। यहाँ पर हमने थीटा को इंट्रोड्यूस कराया, डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, एंड हमने अभी ये जो टर्म है थर्ड एक्सप्रेशन आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, तो उसकी जगह हमने एच पुट किया, एंड ये जो एच की वैल्यू है आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी ये फर्दर न्यूमेरिकल्स में और आर्टिकल्स में भी यूज होती है, तो इसे हमें लर्न भी रखना है। तो एच इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, ये मैंने एक्सप्रेशन जो है यहाँ पर इसकी जगह एच पुट किया। फिर मैंने सेकेंड डेरिवेटिव लिया, सेकेंड डेरिवेटिव लेके भी सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज। अब हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है फर्स्ट इक्वेशन में, तो जो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी यहाँ पे हमने सेकेंड डेरिवेटिव जो निकाला है और जो डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू उसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है। तो आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन द पोलर फॉर्म, एंड दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो न्यूमेरिकल्स के लिए हमें इस इक्वेशन को याद भी रखना है। तो डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस यू इज इक्वल टू एफ अपॉन एस स्क्वायर यू स्क्वायर, वेयर यू का मीनिंग क्या होगा, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ आर, मींस आर इज इक्वल टू 1 अपॉन यू। तो नेक्स्ट जो आर्टिकल हमें डिस्कस करना है दैट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन द पेडल फॉर्म। पेडल फॉर्म में हमने क्या करना है, अब डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट को डिराइव करना है। तो दिस एक्सप्रेशन इज फ्रॉम कैलकुलस। पेडल फॉर्म में ये एक्सप्रेशन आता है वेयर आर जो है दैट इज तो आर जो वेक्टर है दैट इज द रेडियस वेक्टर, थीटा जो है दैट इज द वेक्टर दैट इज द एंगल विच इनिशियल लाइन मेक्स विद द रेडियस वेक्टर, एंड पी क्या होगा, स्मॉल पी। अगर मैं इस पी पॉइंट से एक टेंजेंट को ड्रॉ करूं और इस टेंजेंट को से ओ पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, मीन्स अगर मैं एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करूं दिस वन, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा दैट इज पी। तो ये हमारे पास पेडल फॉर्म में आता है बेसिकली कि अगर हम ओरिजिन से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है दैट इज पी वेक्टर, सॉरी पी। तो यहाँ पर अगर हम ये चेक करें ये हमारे पास कैलकुलस से एक्सप्रेशन आता है बेसिकली, तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास हमने एज इट इज लिखा भी यहाँ पे, लेट पी इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ओ टू द टेंजेंट एट द पॉइंट पी। तो ये एक्सप्रेशन जो है हमारे पास कैलकुलस से आता है, एज इट इज लिखना है। तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू यू, जैसे हमने पिछले वाले आर्टिकल में चेक किया, हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसको डेरिवेटिव लिया, देन इसमें हमने पुट किया, फिर सेवंथ इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफरेंशिएट किया, एंड यहाँ पर अगर हम चेक करें ये जो एक्सप्रेशन है डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस यू, अभी हमने जो पेडल फॉर्म में इक्वेशन की है उसका हमने एक्सप्रेशन यहाँ पे बेसिकली यूज किया, दैट इज एफ अपॉन एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर। तो वो एक्सप्रेशन जब हमने यहाँ पे यूज किया तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आया एफ इज इक्वल टू दिस, तो विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन द पेडल फॉर्म। तो ये पेडल फॉर्म में जो है ये इक्वेशन आती है। तो न्यूमेरिकल्स में अगर आर और पी कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व हैं, मींस पेडल कोऑर्डिनेट्स इन्वॉल्व है, तो हमने ये फॉर्म लगानी है पेडल फॉर्म वाली, एंड अगर न्यूमेरिकल्स में आर एंड थीटा इंक्लूड है तो उसमें हमने ये इसकी पोलर फॉर्म अप्लाई करनी है।